हेलो जी, कैसे आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी जो माहौल है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रशिया यूक्रेन की जंग के पेश नज़र एशिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और यहाँ पर इक़्तिदार की जो जंग है वो शिद्दत पकड़ती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ दावे किए जा रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के हवाले से कि एक बैरूनी साजिश इसमें कार फरमा है। हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और उन कुव्वतों के पास इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं। हम देखेंगे कि उन पावर कॉरिडोर्स के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान में किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता उलट सकती हैं। इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले साउथ पंजाब के एक शहर मेलसी में बहुत बड़ा जलसा किया, जिसमें उन्होंने मगरबी ताकतों को लताड़ा के उन्होंने पाकिस्तान को पब्लिकली क्यों कहा है कि आप रशिया को कंडेम करें। मतलब उन्होंने उस टोन को क्रिटिसाइज किया वेस्टर्न पावर्स की कि इस वक्त ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, पाकिस्तान को प्रेशराइज इन्होंने क्यों किया। इमरान खान के इस हवाले से 3 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मगरबी ताकतों के सामने रखे, ये यूरोप वगैरह के सामने। पहला तो ये था, उन्होंने कहा कि आपने यही डिमांड्स क्या भारत से भी की हैं कि नहीं। दूसरा, उन्होंने सवाल किया कि जब भारत कश्मीर में इल्लीगल इकदाम कर रहा था, अपनी फौजें उतार रहा था, आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा था, तब क्या भारत से इन्होंने कोई क्वेश्चन किया या नहीं। भारत के इस इकदाम पे वो चुप क्यों रहे और यही मुतालबा इस तरीके से भारत से क्यों नहीं किया। और तीसरा गिला उन्होंने मगरिब से ये किया कि हमने अफगानिस्तान की जंग में आपका साथ देकर अपने 80,000 शहरी मरवाए, उसके बावजूद आपने अपने फेलियर की जो जिम्मेदारी वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। अब मीडिया के कुछ लोग, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स और पीटीआई की तरफ से इस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये सारा जो एक गेम तैयार हो रही है ये पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से इसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कि इमरान खान को रिमूव किया जाए। और इमरान खान को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान में जो उनके मोहरे हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। इसमें एक जर्नलिस्ट है हबीब अकरम, जिनका ताल्लुक दुनिया न्यूज़ से है, जो काफ़ी न्यूट्रल समझे जाते हैं। पीटीआई वाले इनको अक्सर लफाफा कहते हैं, जबकि नून लीग भी काफ़ी परेशान इनसे डिस्टर्ब रहती है जब ये इमरान खान की किसी पॉलिसी की तारीफ करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी इस तरह की बात की, इन्होंने कुछ मुलाकातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये तो हम सब के सामने क्लियर है, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी को पता है कि कौन किससे मिल रहा है। और उन्होंने इस पॉसिबिलिटी का इजहार किया कि डेफिनेटली बैरूनी हाथ मुलविस है। आखिर 1 महीने पहले 20 जनवरी से 25 जनवरी से पहले इस्लामाबाद में कौन किससे मिला? आप समझते हैं सारी दुनिया अंधी है? सारी दुनिया को पता नहीं है कि किसने हुकूमत को क्या कहा और उसका अंजाम क्या बताया। और उसके बाद आज मामला यहां तक आ रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान का शहरी होते हुए इस बात पे यकसुई नहीं है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये इंडिजिनस है। इस तहरीक अदम एतमाद के डांडे अगर पाकिस्तान की सरहदों से और साहिलों से बाहर हैं तो फिर हम सबको सोचना चाहिए। दूसरा, ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम। ये एसएसजी कमांडो थे और इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है पाकिस्तान आर्मी में, इन्होंने जो सवात का ऑपरेशन था उसमें एक लीडिंग किरदार अदा किया था। और इनकी सरबराही में पाक आर्मी ने दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी थी सवात के रीजन में। इनके ऑपरेशन की बड़ी चर्चा की जाती है, एक केस स्टडी है और आजकल ये ज़्यादा ट्विटर पर अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने के जो प्लान है वो बैरूनी है और पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है, गुमनाम जो हीरोज़ हैं, उनको इस मामले में एक्टिव होना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, यानी कि जो बैरूनी साजिश है उसको नाकाम बनाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने इस मौके पर ऐसी बात करके कोई सियासी चाल तो नहीं खेली। और ये जो पीटीआई के लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट की जो बात कर रहे हैं, इसमें कितना दम है कि इमरान खान को हटाने के लिए जो साजिश है वो बाहर से आ रही है, वो इंडिजिनस नहीं है। इंडिजिनस मतलब लोकल स्ट्रगल नहीं है, उसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। हम कुछ टैक्टिक्स देखेंगे पास्ट की रिजीम चेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आएंगे। तो ये तो हम सबको पता है कि अमेरिका बहादुर की एक हिस्ट्री रही है कि वो चाहता है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक उनकी लाइन को फॉलो करें और जो उनकी बात नहीं मानता वो फिर उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हर टैक्टिक को थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक तो इनका तरीका होता है डायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसा कि इराक में इन्होंने किया, लीबिया में किया, डायरेक्ट अपनी फौजें उतारी
और जिस रिजीम के साथ इनकी नहीं बनती थी उसके सरबराह को इबरत का निशान बना दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, ये सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और किस तरह इराक की जंग के बहाने ढूंढे गए वो हम सब के, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अरब वर्ल्ड में बहुत सी गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया अरब स्प्रिंग का सहारा लेकर उसकी आड़ में, और मिस्र में मुर्सी की भी हुकूमत को रास्ते से हटाया गया। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के अलावा इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं जिसमें मीडिया, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज को हैवी फंडिंग की जाती है कि वो जो करंट रिजीम है उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाए, जो अवामी सेंटिमेंट है वो इतना नेगेटिव कर दे कि लोग उस गवर्नमेंट से नफरत करने पर मजबूर हो जाएं। और नैरेटिव बनाना आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास फंडिंग हो, आपके पास बहुत सा पैसा हो, तो इजीली आप एक कैंपेन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने देखा था 2016 में अमेरिकन अवाम जब पागल बन सकती है सोशल मीडिया को यूज़ करके, तो फिर बाकी पूरी दुनिया के लोग हैं वो किस खेत की मूली हैं। ऑपोजिशन, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज और इवन आर्मी को भी इस्तेमाल किया जाता है और अपने मनपसंद जो जनरल्स होते हैं उनके साथ डील्स की जाती हैं ताकि वो उनके मकासद पूरे करें। पाकिस्तान में भी बड़ी इसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है भुट्टो के दौर की। भुट्टो के दौर में बड़े ख़तरनाक किस्म के फसादात हुए थे मजहबी जमातों की तरफ से। भुट्टो साहब उनसे बातचीत करने के मतलब डील फाइनलाइज तकरीबन हो चुकी थी उन मजहबी जमातों के साथ, मामला तय पा गए थे, लेकिन उस सुलह सफाई को नाकाम बनाने के लिए ज़ियाउल हक को पुश किया गया और ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ लगा दिया। और हम सबको पता है कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में किसके इंटरेस्ट को पूरा किया? अमरीकी इंटरेस्ट को। ज़ियाउल हक के साथ जितने भी जनरल्स थे, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी, ये सब ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। अमरीकी डॉलर्स डायरेक्ट आते थे इनके बैंक्स में। विकीपीडिया में अगर आप सर्च करें तो रिजीम चेंज के हवाले से पूरा पेज है और अमेरिका की जितनी भी कैंपेन्स है रिजीम चेंज के हवाले से सबको बयान किया हुआ है। और इतना लंबा वो आर्टिकल है कि आपको पूरा दिन लग सकता है उसकी कंप्लीट स्टडी करने के लिए। और उसमें बताया हुआ है कि डिफरेंट ममालिक का बताया हुआ है, इसमें सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, क्यूबा, वियतनाम, हर जगह पर इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस किए हैं रिजीम चेंज के लिए, यानी जो इनकी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं थी उनको हटाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। खुद हिलरी क्लिंटन की पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो ये एतराफ़ कर रही हैं कि हमने फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ अपोजिशन या फ़लाँ जो पार्टी थी उसको हमने असलहा दिया, उसको हमने पैसा दिया, हमने मीडिया में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि राय को चेंज कर सकें, पब्लिक सेंटिमेंट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लें। तो ये अमेरिका की पुरानी टैक्टिक है। With Russia, and I would be thrilled if the Russian people, who are so capable, had a normal country that they could chart a different future. I think that will be next to impossible, at least for the short term, with Putin. Assad is standing in their way. For the sake of the Syrian people, the time has come for him to step aside and leave this transition to the Syrians themselves. And that is what we will continue to work to achieve. We all know how keen, hawkish Hillary Clinton is on regime change in the Middle East, in Iraq, Libya, Syria. What often gets forgotten, however, is what she did in Honduras. The fact that Honduras was a democracy didn't stop then Secretary of State Clinton backing regime change even there. Back in 2009, she threw her support behind the coup that ousted democratically elected Honduran President Manuel Zelaya. Clinton was, in her own words, to quote her 2014 memoir Hard Choices, strategizing a plan to restore order in Honduras and ensure that free and fair elections could be held quickly and legitimately, which would render the question of Zelaya moot. Our assessment was we should slow walk and try to stop anything that the government could take advantage of without calling it a coup. एक और बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल मौजूद है इस वक्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, जिन्होंने मुशर्रफ के साथ हुकूमत की थी 2002 से 2007 तक, शुजात हुसैन उसके लीडर हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस के दौरान 3 अमरीकी सेनेटर्स हमारे पास आए और उनमें एक सेनेटर जॉन कैरी साहब भी थे, जो जॉन कैरी इस वक्त बाइडन की गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं। तो ये इनके पास आए और इन्होंने चौधरी बरादरान से कहा कि चौधरी साहब आप बड़े अच्छे लोग हैं, आपने बड़े अच्छे काम भी किए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन इस बार हम आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, इस बार आपकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती, अमेरिका आपको तस्लीम नहीं करेगा, अगर आ भी गई तो हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से हम हटा देंगे। और फिर क्या हुआ था उसके बाद हमने देखा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी जरदारी के अंडर, और इससे तकरीबन 6 माह कबल बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया था।
और उस वक्त की पीपल्स पार्टी जो जरदारी के अंडर थी, किसी बड़ी कुव्वत के साथ उनकी कोई डील थी या नहीं, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। मुझे तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं समझ लगती। अमेरिका बादर अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू रिजीम चेंज करने में नाकाम हो जाए तो फिर वो दूसरे टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। फिर एक हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी एक सूरत हाल पैदा होती है जिसमें आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक लड़ी जाती है आपके खिलाफ, मीडिया को बाय किया जाता है और पूरी दुनिया के प्रेस में आपको इतना गंदा किया जाता है कि आपका इमेज बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है, जो ये चाइना के साथ कर रहे हैं कि चाइना शिनजियांग सूबे में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर पार्टनर्स ममालिक को इतने बड़े क्राइम करें, उसको इतना ज़्यादा बैशिंग नहीं मिलती मीडिया में, जैसे इजराइल है जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है या जो भारत कश्मीर में कर रहा है। अब देखें, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, चाइना, रशिया, ये वो 5-6 ममालिक हैं जो मगरबी मीडिया की नज़र में बहुत बड़े विलन हैं। दुनिया में सारी तबाही इन्हीं 5-6 मुल्कों की जानिब से क्रिएट की गई है और हम लोग तो बहुत ही मासूम हैं। यही वो ममालिक हैं जहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया लेकिन रिजीम इनकी मर्जी का चेंज नहीं हुआ। ईरान और सीरिया में रिजीम चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई जो अभी तक नाकाम है, लेकिन उसकी भड़ास फिर मीडिया के थ्रू निकाली जाती है। उनके इमेज को तबाह कर दिया जाता है, उनके लीडर्स को सबसे बड़ा ईवल दिखाया जाता है और ख़तरनाक किस्म की इकनॉमिक सैंक्शंस आयद की जाती हैं। उन सख्त माशी पाबंदियों के पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए और फिर इसका नतीजा अक्सर सिविल वॉर की सूरत में भी निकलता है। तो मेरी नज़र में इमरान खान ने वेस्ट की कोई इतनी ज़्यादा बैशिंग नहीं की थी। उन्होंने सिंपल एक सवाल किया था, बेशक उनका टोन थोड़ी सख्त थी। उन्होंने कहा कि आपने यही चीज़ भारत से क्यों नहीं की। मतलब ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि भाई अगर आपने रशिया को कंडेम करवाना है तो फिर सबसे कहे ना, आपने सिर्फ पाकिस्तान से क्यों कहा। इमरान खान ने कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मगरिब का रिस्पांस तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग जो मगरिब के खुदकार तर्जुमान बने हुए हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई और उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी ऐसी ट्वीट्स आई जिनमें उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ देने के बजाय उन्होंने कहा कि यार आपने ये ऐसी क्यों हरकत की है, ये तो मगरिब हमें तबाह कर देगा, आपको मगरिब के लिए थोड़ी सी इज्जत दिखानी चाहिए थी, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो आप मगरिब की जानिब। उन सहाफ़ियों ने सिर्फ उस पार्ट को ही पकड़ा इमरान खान के जिसमें उन्होंने मगरिब पर तनकीद की थी, एक लॉजिकल क्वेश्चन उठाया था, लेकिन उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने को प्रेफर नहीं किया बल्कि वेस्ट के तर्जुमान बन गए। नो डाउट अमेरिका की पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमारे मीडिया में, NGOs में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी पास में बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत से लोग हर्ट होते हैं, यहाँ पर खुदकार तर्जुमान बनते हैं जब यहाँ कोई मगरिब के ख़िलाफ़ बात करता है। इस वक्त हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब बड़ी कुव्वतों के लिए भी इतना आसान नहीं रहा कि वो एक साजिश करें और किसी भी रिजीम को झटके में चेंज कर दें। अब ये जो खुफिया डील्स हुआ करती थी रात के अंधेरे में, उनकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो गई है। लोगों की नज़र बड़ी गहरी होती है हर चीज़ पर। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, पहले लोग चीज़ें निकाल कर नहीं लाते थे, पहले सिर्फ अखबार होती थी, चंद चैनल्स होते थे। आज कोई भी चीज़ हो जाए तो कहीं से भी बात उड़ती उड़ती आपके सामने आ जाती है। इसीलिए ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ये इतनी आसानी से अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते। अमेरिका के पास भी अब वो पावर नहीं रही जो 30 साल पहले होती थी, जो इजीली ये रिजीम चेंज कर दिया करते थे। लेकिन अभी भी उनके पास ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू वो झटके दे सकते हैं। और बहुत से लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि जी वेस्ट के साथ हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड है, चाइना और रशिया के साथ तो बहुत कम है, लिहाजा हमें वेस्ट की हर बात चुप करके सुन लेनी चाहिए। मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या हम वेस्ट को खुदा मान लें, या जो उनके साथ हम ट्रेड करते हैं क्या उस ट्रेड को उन्होंने एज अ टूल रखा हुआ है कि जब भी कोई नापसंदीदा बात होगी उनके बारे में तो वो एक झटके से ट्रेड ख़त्म कर देंगे। इस तरह के रिलेशन में तो मेरे हिसाब से इसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है इस रिलेशन की, जिसमें ट्रेड को एज अ पनिशिंग टूल इस्तेमाल किया जाए कि नहीं जी आपने हमारी बात नहीं मानी, हम आपसे ट्रेड ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा मतलब अगर ऐसा है तो फिर तो ये रिलेशनशिप ही फजूल है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमें अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें नए नए रिलेशंस बनाने होंगे ताकि वो जो पुरानी डिपेंडेंस है वो कम हो। मतलब नो डाउट हमारे इस रीजन में चाइना, रशिया और ये जो सेंट्रल एशिया वगैरह है इनके साथ ट्रेड कम है। इसको जब हम सोचेंगे तब भी इजाफा होगा ना इसमें, तो इसमें हमें इजाफा करना चाहिए ताकि
वेस्ट के पास वो लेवरेज ही ना हो सके कि उस ट्रेड की बेस पर आपको प्रेशराइज कर सके या पनिश कर सके। तो कोई स्टार्ट तो होता है ना कि हमने स्टार्ट तो लेना है, और इसके साथ ही हमने वेस्ट को एलियनेट भी नहीं करना। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा, या कोई भी अक्लमंद बंदा नहीं कहेगा कि जी वेस्ट के साथ ट्रेड खत्म कर दो या वेस्ट के साथ लड़ाई कर लो। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पॉइंट ये है कि एक प्रिंसिपल स्टैंस होता है आपका, वो आपने लेना चाहिए। वेस्ट ने गलती की, हमें पब्लिकली ये कह कर के आप रशिया को कंडेम करें, तो हमारा भी राइट था कि हम उनसे क्वेश्चन करते कि यार आपने ऐसी टोन क्यों इस्तेमाल की है, जबकि आपने बाकियों के साथ ऐसी टोन इस्तेमाल नहीं की। हमारा राइट है, ये एक बिल्कुल राइटफुल क्वेश्चन था जो इमरान खान ने रखे हैं वेस्ट के आगे। इसमें कोई हमने इनकी कोई तौहीन नहीं कर दी वेस्ट की। वेस्टर्न पिट्ठू जो यहाँ पर हमें वेस्ट के सामने सर झुकाने का दर्ज दे रहे हैं, उनको ये बात भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त वेस्ट की भी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी आप ज़रा सूरत हाल देखें, वहाँ पर डॉलर के मुकाबले में उनकी अपनी करेंसीज कितनी नीचे जा रही हैं। वहाँ पर ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, और अभी रशिया ने उनकी सप्लाई तोड़ी नहीं है। जैसे ही अगर रशिया के साथ उनकी डील कोई टूट जाती है ऑयल एंड गैस के हवाले से, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर एक तूफान आ जाएगा महंगाई का। तो उनके भी जो अब लेवरेज हैं हमारे ऊपर, जो बहुत पहले थे, वो अब वीक होते चले जा रहे हैं। क्या वो चाहेंगे कि जो इतनी सस्ती ये जो पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो अपैरल की एक्सपोर्ट्स होती हैं, उनको बहुत सस्ती पड़ती हैं, वो क्या अपनी पूरी इकॉनमी को दाव पर लगा लेंगे सिर्फ इसलिए कि जी हमने रशिया को कंडेम नहीं किया? हमें किसी को यहाँ पर ज़मीनी खुदा नहीं समझ लेना चाहिए। नो डाउट हमें अपनी इकॉनमी को मजबूत करना चाहिए, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो ताल्लुकात हैं उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है, इस डिपेंडेंस को कम करना होगा। और यहाँ पर जो लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम रहना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये भी एक पैगाम है कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं है जो वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इमरान खान तो फिर भी बड़े तरीके से बात उन्होंने की है। आप ज़रा थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, ज़रा आवाम को ज़रा सच बताएं कि आसपास के ममालिक में क्या हो रहा है। चाइना कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ईरान कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। अभी ईरान ने, अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले उनके प्रेसिडेंट ने लताड़ा है अमेरिका को। हालांकि उनकी न्यूक्लियर डील की बातें चल रही हैं, उधर अमेरिका कह रहा है कि हमारी बड़ी अच्छी बात जा रही है न्यूक्लियर डील के हवाले से, लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका की ईवल पॉलिसीज की वजह से आज यूक्रेनियंस का ये हाल है कि वो जंग में उनको धकेल दिया गया अमरीकी पॉलिसीज की वजह से। चाइना ने कोई प्रेशर इनका कबूल नहीं किया। हालांकि रशिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना भी सैंक्शन से डर सकता था, लेकिन चाइना ने कहा है हमारे ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया। ये आज सुबह उन्होंने कहा है। भारत पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, भारत उनकी कोई बात नहीं मान रहा। तो इस रीजन में सारे अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और जहां पर वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत वेस्ट को लताड़ दिया जाए, वो लताड़ भी रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, इस वक्त एक हवा बन चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया खुलकर कंडेम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सिर्फ इमरान खान को कहेंगे कि नहीं जी आप उनको ऐसी टोन इस्तेमाल ना करें, जबकि वो ये मतलब देख ही नहीं रहे कि हवा किस तरफ जा रही है। इस वक्त हमारे रीजन में मुझे एक अवेकनिंग नज़र आ रही है लीडरशिप में, वो खुलकर बात कर रहे हैं। सब में एक जिसे कहते हैं ना, एक कॉमन कंसेंसस नज़र आ रहा है। और इतनी ज़्यादा जो ज़्यादतियाँ हुई थी वेस्ट की जानिब से, अब वो टाइम है उनको हाईलाइट करने का। हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे रीजन में आप ज़रा नज़र दौड़ा लें, हर जगह यही सेंटिमेंट है। तो इस सेंटिमेंट को हमें समझना होगा। लेकिन एक गुलाम इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई तुम्हारी आज़ादी की एक पॉसिबिलिटी है, तुम आज़ाद हो सकते हो, लेकिन वो आपको कहेगा नहीं मैं गुलाम हूँ। क्या ये हम सबको नहीं पता कि अमेरिका की इस रीजन में पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद? और ये सब लीडर्स ने भांप लिया इस चीज़ को कि अब हम किसी फजूल के प्रेशर में नहीं आएंगे। हम किसी से कोई एग्रेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उनकी जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन आपको वो प्रो वेस्ट जर्नलिस्ट बहुत कम ममालिक में मिलेंगे, और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उन ममालिक में है जहाँ पर वो गवर्नमेंट पर जोर डाल रहे हैं कि भाई जी क़यामत आ जाएगी अगर आपने वेस्ट के ख़िलाफ़ हल्की सी भी कोई बात की। आपको सिर्फ हाथ बांध कर उनके सामने खड़ा होना चाहिए। हमारा पहला फोकस अपना रीजन होना चाहिए, और इसके साथ ही ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना है। वेस्ट और अमेरिका को एलियनेट भी नहीं करना, उनके साथ जो ट्रेड है उसको भी प्रिजर्व करना है, और नए ऑप्शंस पर भी गौर करना है। ये एक बहुत ही सिंपल बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि इससे आपके ही मुल्क का फ़ायदा होगा कि आपके सारे दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन अगर हमें कोई ब्लैकमेल करेगा, चाहे वो EU हो, चाहे वो अमेरिका बहादुर हो, चाहे वो चाइना हो, उसको शटअप कॉल देनी बहुत ज़रूरी है। ना कि हाथ बांधकर उन्हें कहें बॉस आप ठीक हैं और हम ही गलत है, सारी गलती हमारी है, हमारे पे ही डालो सारा इल्ज़ाम।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान में करंट गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कोई बैरूनी कुव्वत मुलव्वस है या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।